मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विमल जहांगीर। आज हम मेंटेनेंस मैनेजमेंट के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल वीजे एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबा दीजिए, जिससे आगे आगे नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इम्पोर्टेंट कंडीशन फॉर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। इसमें से प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में कौन सी कंडीशन फुलफिल नहीं होती? साइज, एज, लोकेशन या ऑयल यूज्ड। तो oil used is the answer, because whenever the preventive maintenance is to be done, it has to be observed that there are no major breakdown at the site. For these three are certain factors which need to be taken into the account, like size and age of machinery used, the location of the machine, and the overall machinery. Second question is that what is the ratio of preventive maintenance and total machine maintenance of the प्राइमरी मेटल इंडस्ट्री। आपका जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और टोटल मेंटेनेंस का रेशियो है किस में, ये आपको ध्यान रखना है कि किस चीज़ में पूछ रहा है। प्राइमरी मेटल इंडस्ट्री में पूछ रहा है तो आपका आंसर होगा 1:2.37 मैन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट काउंटेड अमंग द सेफ्टी इक्विपमेंट। इनमें से अपन सेफ्टी इक्विपमेंट में कौन सा कंसिडर नहीं करेंगे? वैक्यूम रिलाइवर, अलार्म, फ्लैशबैक, अरेस्टर्स, टेम्परेचर रिलाइवर्स। तो इसमें अपना आंसर होगा टेम्परेचर रिलाइवर, बिकॉज द सेफ्टी इक्विपमेंट प्लेज अ वेरी एसेंशियल रोल इन द इंडस्ट्री वेयर द वर्कर्स आर vulnerable to many risks. A few of them area of vacuum and pressure relevance through the value safety alarm and flashback and the flame arrested, but not a temperature reliever. Fourth question is that what is the ratio of preventive maintenance and total maintenance machinery in manufacturing इंडस्ट्रीज। इसमें अपन को पूछा है मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का रेशो पूछा है, तो अपना आंसर होगा बी 1:2.69 मीन। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट है मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट। अब इनमें से अपना मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट कौन सा नहीं है? क्रेन, लिफ्ट, टोंग्स एंड होजेस्ट। तो अपना टोंग मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट नहीं है। अपनी मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट कौन कौन से? क्रेन, लिफ्ट, होजेस्ट, कन्वेयर्स, ट्रक्स। Few are the example of the material handling equipment. What is the ratio of preventive maintenance and total maintenance to general manufacturing industry? ये जनरल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का था, और जो पहले अपन ने पढ़ा था वो था मशीन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का। तो इसका रेशियो होगा 1:10 मैन। तो आपको तीनों का ध्यान रखना है। जैसे प्राइमरी मेटल इंडस्ट्री का क्या होता है? 1:2.37। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का रेशियो कितना होता है? 1:2.69। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का रेशियो क्या होता है? 1:10 मैन। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज़ नॉट यूज्ड एज ए प्रोसेस इक्विपमेंट। अपन इसमें से प्रोसेस इक्विपमेंट में क्या यूज़ नहीं करते? प्रोसेस इक्विपमेंट का मीन्स क्या होता है? जो आपकी प्रोसेस में हेल्प करे। इनमें से कौन कौन से इक्विपमेंट है जो प्रोसेस में हेल्प करें? फर्नेस यूज़ करेंगे, कंप्रेसर भी यूज़ करते हैं और पंप भी यूज़ करते हैं, जनरेटर। बट जनरेटर अपन हमेशा यूज़ नहीं करते, अपन जब बिजली चल जाती है जब भी जनरेटर का यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या पूछा? नॉट नहीं है। तो इसमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं है? जनरेटर कंपोनेंट नहीं है जो अपन किसका? प्रोसेस इक्विपमेंट का। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट काउंटेड अमंग द पीरियडिक इंस्पेक्शन। इनमें से पीरियडिक इंस्पेक्शन में अपन क्या काउंट नहीं करते? इसमें से अपन पीरियडिक इंस्पेक्शन में ऑयल बर्निंग काउंट नहीं करते। देर आर मैनी इंस्पेक्शन काउंटेड अंडर द पीरियडिक इंस्पेक्शन। कौन कौन से काउंट करते हैं? विजुअल इंस्पेक्शन, टीयर डाउन इंस्पेक्शन, ओवरऑल एंड द शेड्यूल्ड रिप्लेसमेंट ऑफ द पार्ट्स। द चेकिंग ऑफ ऑयल बर्निंग कम्स अंडर द कंटीजेंट वर्किंग। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एंड इट्स एप्लीकेशन इज एन एक्सपेंसिव प्रोसेस। जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है ना, वो एक्सपेंसिव प्रोसेस है या नहीं, आपको बताना है। तो ट्रू है, क्योंकि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में क्या होता है कि आपको है ना हमेशा वर्कर को मंथली पेमेंट देना पड़ता है कि आपका ब्रेकडाउन हुआ है या नहीं हुआ। बट ब्रेकडाउन मेंटेनेंस में क्या होता है कि आपको जब पर्टिकुलर पूरा ब्रेकडाउन हो जाता है मशीनरी का, जब भी अपन मेंटेनेंस मैनेजर को बोलते हैं और वो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से किसी को कॉल करके बुलाता है, केवल उस टाइम ही अपन को उस पर एक्सपेंस करना पड़ता है। तो लास्ट क्वेश्चन नहीं, सॉरी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंस्पेक्शन इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग के बेसिस पे फ्रीक्वेंसी इंस्पेक्शन क्या? तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्पेक्शन इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलोडिंग। जो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्पेक्शन की जैसे अपन बार बार चेक करते हैं वो किस पे बेस होती है? ओवरलोडिंग पे बेस्ड होती है क्या? हाँ, वो ओवरलोडिंग पे बेस्ड होती है। क्यों? तो कौन कौन से फैक्टर होते हैं जब अपन फ्रीक्वेंसी इंस्पेक्शन में नीड होती है? द फ्रीक्वेंसी इंस्पेक्शन ऑफ द प्रोसेस गेट डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ मैनी फैक्टर्स। इफ फ्यू ऑफ देम आर स्ट्रेस्ड
experience fatigue, dirt, vibrational exposure, and substitutable and the losses of fittings are overloading. इसमें क्या होता है, जैसे जैसे आपका लोड बढ़ जाएगा तो आपको ध्यान ज़्यादा रखना पड़ेगा कि अगर आपकी जो मशीन है वो ब्रेक डाउन होने वाली है या नहीं होने वाली। नेक्स्ट वन इज़ द वर्क स्टडी इज़ कंसिस्ट ऑफ, किस किस से मिलके बनी होती है वर्क स्टडी प्रोसेस। इफेक्टिव यूज़ ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट, इफेक्टिव यूज़ ऑफ ह्यूमन एफर्ट, इवेल्युएशन ऑफ ह्यूमन वर्क। तो अपना आंसर क्या है, ऑल ऑफ द अबव। वर्क स्टडी प्रोसेस में अपन प्लांट का जो इफेक्टिवनेस होती है वो देखते हैं, ह्यूमन एफर्ट भी देखते हैं, और ह्यूमन किस तरह से वर्क कर रहा है वो भी देखते हैं। वर्क स्टडी एग्जामिन, वर्क स्टडी में क्या अपन देखते हैं, एग्जामिन क्या करते हैं, मेथड या ड्यूरेशन ऑफ वर्क। अपन दोनों यूज़ करते हैं कि अपन ने कौन सा मेथड यूज़ करा है और कितने टाइम पीरियड में अपने वर्क कर लिया है। और क्वेश्चन 3 इज़ द वर्क स्टडी इज़ आल्सो रिकॉग्नाइज्ड एज, वर्क स्टडी को किससे रिकॉग्नाइज किया जाता है, टाइम स्टडी में, मोशन स्टडी में, बोथ ए एंड बी। तो वर्क स्टडी का पार्ट क्या है, टाइम स्टडी और मोशन स्टडी। तो आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड बी इज आंसर। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रोसीड्यूर ऑफ द मैथड स्टडी, मैथड स्टडी का प्रोसीड्यूर क्या है करेक्ट, तो इसका करेक्ट प्रोसीड्यूर है सिलेक्शन, रिकॉर्ड, एग्जामिन, डेवलपमेंट, डिफाइन, इंस्टॉल एंड मेंटेनेंस। तो ऑप्शन 1 ए इज आंसर। द फॉलोइंग फैक्टर्स मस्ट बी कंसिडर्ड वाइल द सेलेक्टिंग ऑफ वर्क फॉर मैथड स्टडी। अपन मैथड स्टडी में क्या कंसिडर करते हैं, इकोनॉमिक कंसिडरेशन, टेक्निकल कंसिडरेशन, ह्यूमन रिएक्शन, ऑल ऑफ द अपन डिसाइड करते हैं। अपन इकोनॉमिक भी डिसाइड करते हैं कि अपना मिनिमम कॉस्ट में काम होना चाहिए, टेक्निकल कि अपने सबसे क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। ह्यूमन रिएक्शन का मीन्स होता है कि आपको ज़्यादा वर्क निकालना है ह्यूमन से। तो इन प्रोसेस चार्ट द सिंबल यूज्ड, प्रोसेस चार्ट में अपन कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं, ट्रायंगल यूज़ करते हैं, किसके लिए, स्टोरेज के लिए। इन द प्रोसेस चार्ट द सिंबल यूज द इंस्पेक्शन के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, स्क्वायर यूज़ करते हैं। डिले अकर, डिले किस कारण अकर होता है, डिले का मीन्स होता है कहीं पर प्रोसेस रुक जाना किसी भी कारण की वजह से। तो अपना क्या है, सम वन स्टॉप द प्रोसेस, कोई प्रोसेस स्टॉप हो गई, प्रोडक्ट वेट फॉर द नेक्स्ट इवेंट, नेक्स्ट ऑपरेशन के लिए प्रोडक्ट वेट कर रहा है। तो अपना आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड बी आंसर। ए मिल्क पाउडर थिन इज बीइंग वेटेड इन इट्स इज़ ए फील्ड इन एग्जाम्पल। जो मिल्क पाउडर है वो किसका एग्जाम्पल है, ऑपरेशन कम इंस्पेक्शन का एग्जाम्पल है। इन आउटलाइन प्रोसेस चार्ट द हॉरिजॉन्टल लाइंस रिप्रेजेंट, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो किसके रिप्रेजेंट करती है, मटेरियल बीइंग इंट्रोड्यूस्ड, अभी मटेरियल है ना, आने ही वाला है, आने के लिए। द आउटलाइन ऑफ प्रोसेस चार्ट्स फॉलोइंग सिंबल आर यूज, जो अपन प्रोसेस चार्ट में आउटलाइन यूज़ करते हैं वो किसके लिए करते हैं, ऑपरेशन एंड इंस्पेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट के टाइप से बताना है अपन को, मैन टाइप, मटेरियल टाइप या इक्विपमेंट टाइप। तो अपना क्या होगा, तीनों ही प्रोसेस चार्ट के एग्जाम्पल है, मैन टाइप, मटेरियल टाइप एंड इक्विपमेंट टाइप। क्वेश्चन, टू हैंड प्रोसेस चार्ट इज़ कॉमनली यूज्ड, टू हैंड प्रोसेस चार्ट किसके लिए यूज़ करते हैं अपन, रिपीटेटिव ऑपरेशन या शॉर्ट ऑपरेशन के लिए, दोनों के लिए यूज़ करते हैं अपन। तो बोथ ए एंड बी इज आंसर। द फॉलोइंग चार्ट रिकॉर्ड मूवमेंट, चार्ट रिकॉर्ड मूवमेंट में अपन क्या देखते हैं, फ्लो प्रोसेस चार्ट, फ्लो प्रोसेस चार्ट में तो पता चलता है अपन को नेक्स्ट प्रोसेस कौन सी है अपनी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केल प्लान, स्केल प्लान कौन सा होता है, स्ट्रिंग डायग्राम होता है अपना स्केल प्लान। इन ट्रिम्बलिंग कलर इज सर्च इज, ट्रिम्बलिंग कलर किस में सर्च किया जाता है, ब्लैक के अंदर। ट्रिम्बलिंग सिंबल का यूज़ करते हैं अपन, सेलेक्ट के लिए यूज़ करते हैं। देयर बिंग एब्रिएशन यूज टू डिसेंबल, डी ए के लिए यूज़ करते हैं। द प्रॉफिट ऑफ एन एंटरप्राइजेज कैन बी इंक्रीज, किसी भी एंटरप्राइजेज का प्रॉफिट कैसे इंक्रीज किया जाता है, रिड्यूसिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अपन प्रोडक्शन की कॉस्ट कम कर दे, इंक्रीजिंग द सेल्स वैल्यू, सेल्स की वैल्यू बढ़ा दे, इंक्रीजिंग द कैपिटल कॉस्ट, अपन कैपिटल कॉस्ट को बढ़ा दे, इंक्रीजिंग द मैन पावर या मैन पावर बढ़ा दे। तो अपन को आंसर है, अपना आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन 1 है। अगर अपन है ना टोटल जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसको कम कर दे तो अपना क्या हो जाएगा,
एंटरप्राइजेस का प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा। अगर अपन सेल्स बढ़ा दे तो भी अपना ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा, बट अपन कैपिटल कॉस्ट बढ़ाए तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। अपना मोटिव क्या होना चाहिए कि मिनिमम कॉस्ट से अपन को मैक्सिमम प्रॉफिट लेना है। द सेकेंड इज़ द विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री शुड बी लोकेटेड नियर द वेनिटी ऑफ द रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के नियर क्या होना चाहिए? स्टील मिल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज है ह्यूमिडिटी क्लाइमेट इज़ हेल्पफुल। ह्यूमिडिटी क्लाइमेट किसके लिए हेल्पफुल होता है? कॉटन के लिए, क्योंकि स्टील और बल्ब और ऑटोमोबाइल के लिए जो ह्यूमिडिटी क्लाइमेट है वो यूज़फुल नहीं रहता। फॉर ए गुड नेचर वेंटिलेशन द टाइप ऑफ बिल्डिंग प्रीफर। कौन सी बिल्डिंग प्रीफर करते हैं अपन? मॉनिटर बिल्डिंग। द बिल्डिंग फॉर द फाउंड्रीज एंड स्टील मिल्स आर ऑफन द हिग पे। अपन क्या बोलते हैं उनको? हिग पे बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू ऑफ द मल्टी स्टोरे बिल्डिंग। मल्टी स्टोरे बिल्डिंग के लिए क्या ट्रू नहीं है? हाई हीटिंग एंड वेंटिलेशन कॉस्ट। उनमें क्या होता है? हीटिंग ज़्यादा होती है और क्या होता है? वेंटिलेशन कॉस्ट हाई होती है। स्पेस अवेलेबिलिटी इन द vertical and the horizontal direction is the most effectively utilized is known as the principal cube space utilization यूज़ करते हैं अपन। If all the processing equipment and machine are arranging according to the sequence operation product is layout is known as the। अगर कोई प्रोसेसिंग इक्विपमेंट और मशीन है अपन ने अरेंज किए किस में? ऑपरेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स लेआउट में, तो क्या होगा उसका आंसर? प्रोडक्ट लेआउट होगा अपन। Following types of layout is preferred in the manufacturing standard product large quantity, तो product layout होगा अपना। The following type of layout is performed for the low volume production of non-standard products। के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं? प्रोसेस लेआउट यूज़ करते हैं। अपने पास क्या होता है? जो लो वॉल्यूम होता है ना, तो अपन कौन सा यूज़ करते हैं? प्रोसेस लेआउट यूज़ करते हैं। द शिप मैन्युफैक्चरिंग। शिप मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है? एकदम फिक्स होती है, एक जगह ही बनाते हैं पूरी शिप को अपन। तो ये किस में आता है? फिक्स पोजीशन लेआउट में। कोई भी जैसे एयरक्राफ्ट की असेंबलिंग हो, शिप की असेंबलिंग हो, तो वो किस में आता है? फिक्स्ड पोजीशन लेआउट में आता है। द चार्ट इज़ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द प्रोडक्ट एक्टिविटी अकॉर्डिंग द शॉप फ्लोर। किस में क्या होता है? अपन किस में प्रेजेंट करते हैं? ग्राफिकल रिप्रेजेंट फ्लो प्रोसेस चार्ट में प्रेजेंट करते हैं। Which of the following is true for the supply chain management? The physical material move in the direction of the end of chain. The flow of the cash backward through the chain. Exchange of information move in the both direction. तो अपना आंसर क्या? all of the above. द सीक्वेंस ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट का सीक्वेंस क्या होता है? सप्लायर, फिर स्टोरेज, फिर मैन्युफैक्चरिंग, फिर स्टोरेज, फिर डिस्ट्रीब्यूटर, फिर रिटेलर एंड फिर कस्टमर के पास। सप्लायर क्या करता है कि सप्लायर है ना, जो भी रॉ मटेरियल वो सप्लाई करता है किसी भी कंपनी को। कंपनी क्या करती है? उसको स्टोर करती है, जाते ही तो कोई बनाने नहीं लग जाता। फिर क्या आता है? फिर मैन्युफैक्चर किया जाता है उसको। फिर मैन्युफैक्चर करने के बाद जैसे मैन्युफैक्चर किया वैसे थोड़ी अपने पास डिस्ट्रीब्यूटर आ जाते हैं, तो अपन उसको स्टोर करके रखते हैं। फिर क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। फिर डिस्ट्रीब्यूटर उनको क्या करता है? रिटेलर्स को देता है। छोटे छोटे रिटेलर्स उनको किसको देते हैं? कस्टमर्स को देते हैं। तो ऑप्शन बी इज आंसर। द पर्पस ऑफ द सप्लाई चेन मैनेजमेंट। पर्पस क्या होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का? इंटीग्रेटेड सप्लाई एंड द डिमांड मैनेजमेंट। अपन को क्या सप्लाई और डिमांड को क्या मैनेज करके रखना पड़ता है। ऑप्शन सी इज आंसर। लॉजिस्टिक इज़ द पार्ट ऑफ सप्लाई चेन इन्वॉल्व विद द फॉरवर्ड एंड द रिवर्स फ्लो ऑफ। जो लॉजिस्टिक एक सप्लाई चेन में क्या होता है? क्या क्या इंक्लूड होता है? गुड्स, सर्विस एंड कैश। तो ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। ड्यू द स्मॉल चेंज इन कस्टमर डिमांड इन्वेंटरी ऑसिलेशन बिकॉज ऑफ द प्रोग्रेसिव लार्जर लुकिंग थ्रू ए सप्लाई चेन इज़ नॉन एज द। जब भी थोड़ा सा चेंज होता है उसका इफेक्ट बढ़ता है, तो वो किस में पड़ता है? अपन ने पढ़ा था ना बुलविल इफेक्ट, जिसमें क्या होता है कि कस्टमर 5 kg डिमांड करता है, पर जब मैन्युफैक्चरिंग के पास जाता है तो उसके पास डिमांड कितने की हो जाती है? 500 kg की। जो फ्लक्चुएशन होता है उसी के कारण था। VIM का जो मीन्स क्या होता है? वेंडर मैनेज्ड इन्वेंट्री। VMI का मीन्स होता है द मेजर डिसीजन एरिया इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में जो मेजर डिसीजन होता है वो किसका होता है? लोकेशन का, प्रोडक्शन का, डिस्ट्रीब्यूशन का और इन्वेंट्री का। ऑप्शन ए इज आंसर। डिस्ट्रीब्यूशन रिक्वायर प्लानिंग इज ए सिस्टम फॉर। जो भी डिस्ट्रीब्यूशन में प्लानिंग रिक्वायर होती है वो किस में होती है?
इन्वेंट्री मैनेजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट में प्लानिंग के रिक्वायरमेंट होते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में तो कि अपन को कितना माल मंगाना है उसके लिए अपन क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में कितना अपन को सेंड करना है बना के, वो देखते हैं प्लानिंग। रिवर्स लॉजिस्टिक इज़ रिक्वायर्ड। रिवर्स लॉजिस्टिक में अपन को क्या रिक्वायरमेंट होती है, गुड्स एंड डिफेक्टिव गुड्स आर अनसोल्ड एंड द कस्टमर सिंपली चेंज देयर माइंड्स। रिवर्स का मीन्स होता है वापस आ गई, जो भी अपनी लॉजिस्टिक थी ना अपन ने भेजा था मार्केट में, तो वो किस कारण से आ सकती है, या तो अपन ने उसमें डिफेक्ट आया हो इसके कारण, या अनसोल्ड, या वो सोल्ड ही नहीं जब भी इन्वेंट्री में पड़ी है, या फिर अपन ने जो कस्टमर एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट का माइंड्स डाइवर्ट कर दिया। तो ऑल ऑफ द अबव आंसर। पीएल किसके स्टैंड्स करता है, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक की, कौन सी जो कस्टमर है ना वो खरीद रहा है उसको रेफ़र करता है पीएल।